नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं चीन की चालाकी। जी हां, एलएसी पर तनातनी के बीच चीन ने एक बार फिर चालाकी की है। एक और वो भारत के साथ शांति वार्ता की बात करता है, तो वहीं दूसरी ओर एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में भी जुटा हुआ है। चीन ने विवादित क्षेत्र में अपने निर्माण गतिविधियां और तेज कर दी हैं। सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ जारी सैन्य वार्ताओं के बीच उसने इन्हें नहीं रोका। ताजा खबर यह है कि पैंगोंग त्सो झील के पास वो एक पुल बना रहा है। गलवान इलाके में भी वो सड़कें और पुल बना रहा है। एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने उपग्रह से ली गई तस्वीरों पर बात करते हुए यह दावा किया है। पैंगोंग झील इलाके की उपग्रह से मिली नई तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने इस झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों पर जोड़ने के लिए पुल का निर्माण किया है और शीतकाल में तेज कर दिया है। यह पुल भारत द्वारा दावा की जा रही सीमा रेखा से एकदम करीब और दशकों से चीन के कब्जे में रहे हिस्से में बना रहा है। ये तस्वीरें अंतरिक्ष फर्म मैक्स टेक्नोलॉजीज ने जारी की है और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जारी तस्वीरों के साथ उनका विश्लेषण भी किया गया है। खबरों में यह भी कहा गया है कि वो चीन ने झील के उत्तरी इलाकों में निर्माण कार्य पिछले साल सितंबर से शुरू किया था और अब दक्षिणी तट से कुछ मीटर की दूरी पर बाकी रह गया है और लगभग पूरा होने के कगार पर है। चीन ने शीतकाल में भी भारत से सटे सीमावर्ती इलाकों में निर्माण कार्य में तेजी ला रखी है और ऐसी ही निर्माण गतिविधियां चीन से गलवान इलाके में भी की गई है। जानकार मानते हैं कि चीन पैंगोंग इलाके में निर्माण कार्य इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अगस्त 2020 की स्थिति फिर से नहीं बनने देना चाहता। तब भारतीय सेना ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को धता बताते हुए कैलाश पर्वत की कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर दिया है। इसके बाद पैंगोंग के दक्षिण तट पर दोनों देशों की सेनाएं 200 मीटर से कम दूरी पर होकर आमने सामने आ गई हैं। हालांकि तब दोनों पक्षों में परस्पर समझौता कर अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटा ली थी, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा के निर्धारण को लेकर दोनों देशों के बीच तकरार अभी भी जारी है। तो चीन की चालाकी किस तरीके से है, उत्तर और दक्षिणी इलाके में किस तरीके से पुल का निर्माण किया जा रहा है और कितना खतरा रहेगा, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, जिसमें हमारे साथ सौरभ दुबे विदेश मामलों के जानकार जुड़े हैं और अभिषेक खरे विदेश मामलों के जानकार, दोनों ही हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभिषेक जी, सबसे पहले हम आप ही से जानना चाहेंगे कि चीन की चालाकी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। चीन किस तरीके से चालाकी कर रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो लगातार निर्माण कार्य करे जा रहा है और भारत जो है वो सिर्फ खबरों पर ही समझ कर रह गया है। क्या भारत भी अपने हिसाब से कोई काम कर रहा है? देखिए अंशुल, ऐसा है कि हम किसी देश को या विशेष तौर से जब हम चीन की बात कर रहे हैं, हम चीन को जब धोखेबाज बोलते हैं, चालाक बोलते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए उस देश का इतिहास, पूरा इतिहास ही इस तरह की धोखेबाजी चालाकी से भरा पड़ा है। विशेष तौर पे अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के साथ तो उन्होंने लगातार धोखा किया है। हम सबसे पहले अगर इस बात के संदर्भ में इतिहास में जाएं तो देखिए 49 में ये कम्युनिस्ट देश बने हैं चाइना, और उसके बाद भारत के साथ उस समय के तत्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उनके साथ चाइना ने एक समझौता किया था, पंचशील समझौता, जो कि हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। इस पंचशील समझौते के मैं एक दो पॉइंट आपको बताता हूँ। 5 इसके बिंदु हैं पंचशील में, लेकिन 2 पॉइंट मैं आपको जरूर विशेष तौर पर बताना चाहूंगा। एक पॉइंट तो ये है, पहला कि दोनों देश एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, और दूसरा पॉइंट है एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, और तीसरा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये 5 में से 3 पॉइंट तो वो हैं जिसका भारत ने लगातार सम्मान किया और चाइना ने निरंतर इसे तोड़ा। तो उसकी चालाकी, धोखेबाजी तो पंचशील के समय से ही स्टार्ट हो गई। तो हम अगर हमारे विदेशी जो नीति है हमारी, अगर उसके निर्धारण करता या उसके जो विदेशी नीति बना रहे थे हमारे यहाँ, अगर वो इस चीज को समझने में इतने साल लगा रहे हैं, हम उसकी चालाकी नहीं समझ पा रहे, हम उनकी किस तरह से वो भारत के साथ कर चुके हैं, और ना सिर्फ भारत के साथ, अब अगर देखिए चाइना की किस लगभग हर देश के साथ, चाइना की सीमा से लगे हर देश के साथ कुछ ना कुछ विवाद है, और हर विवाद की जो जड़ है उसमें चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी है, जमीन की भूख है और उनका कम्युनिस्ट होना है। आप अगर देखें इसका दूसरा पहलू, चाइना से लगा हुआ चाइना साउथ चाइना सी का जो 9 डैश लाइन वाला विवाद है, उसके आसपास के देश हैं, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ब्रुनोई है, वियतनाम है, इन सब पे भी वो अपनी अग्रेसिव नीति के कारण एक प्रेशर बना रहा है, उनके क्षेत्रों को हड़पना चाहता है, उनके
टापुओं को हड़पना चाहता है। इसी क्रम में अगर हम और बढ़ते हुए देखें, वियतनाम को तो ऑलमोस्ट, ताइवान को तो वो ऑलमोस्ट बोल ही चुके हैं कि हम आक्रमण कभी भी कर सकते हैं। ऐसा पूरी दुनिया के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो अनुमान लगा ही रहे हैं कि अगले 1-2 साल में आक्रमण ताइवान से लगभग होने ही वाला है। तो अब इस स्थिति में हम अगर उसकी किसी चाल का वेट कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कुछ करे और हम फिर उसके रिप्लाई में कुछ करें, तो मुझे लगता है ये अभी भी हमारी विदेश नीति में असफलता है। अब तो हमें सारी चीजों का अनुमान क्लियर है, इतने सालों में उसकी काम करने के तरीके, उसकी एग्रेसिव नीति, उसकी जमीन की भूख और जिस तरह से वो धोखेबाजी, चालाकी और अपनी बातों से पलटता है, हटता है, ये सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। तो अब हम, मुझे लगता नहीं कि हम किसी चीज का उनके साथ वेट करें कि वो कुछ करे तो हम करें। अब हमें अपने हिसाब से चीन को देखते हुए लगभग सारी पॉलिसियों को बना लेना चाहिए। सरकार ऐसा कर भी रही है, ऐसा नहीं। सरकार ने पिछली बार से जब गलवान विवाद हुआ है उसके बाद से लगभग मिरर एम्प्लॉयमेंट करना शुरू कर दिया। जो चाइना करता है लगभग वैसा ही हम कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें ये साझे विवाद की और इसकी चालाकी की, तो पैंगोंग झील देखिए काफी बड़े हिस्से में फैली है। लद्दाख और तिब्बत के लगभग 140 किलोमीटर एरिया में ये झील फैली हुई है, जिसका 100 किलोमीटर हिस्सा लगभग चाइना में आता है। तो अब उनके सैनिकों की प्रॉब्लम क्या है कि अगर उनको जो पूरे क्षेत्र में दौरा करना पड़ता है, जब वो गश्त करते हैं क्षेत्र में, तो उनके लिए बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन अगर पुल बन जाए तो उनके लिए गश्त आसान होगा, रसद पहुंचाना आसान होगा, भारतीय सीमा पर भारतीय सैनिकों पर नजर रखना आसान होगा और इमरजेंसी में वो यातायात की, कम्युनिकेशन की उनके पास सुगमता हो जाएगी पीएलए के पास। तो उसको देखते हुए वो इस तरह का निर्माण कर रहे हैं। ये तो पकड़ में आ रहे हैं। आप अगर इसी को और देखें तो वो ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्रों में बहुत तेजी से निर्माण कर रहे हैं, उत्तराखंड के क्षेत्रों में निर्माण कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सब तो अब उनकी घोषित नीति है जो वो कर रहे हैं। इसी तरह से वो अरुणाचल प्रदेश में कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश से लगे हुए हिस्से में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब तो भारत सरकार को जो अब उनकी मिरर नीति अपना रहे हैं, उसी तरह से तेजी से हमें भी बहुत तेज गति से अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और लद्दाख क्षेत्रों में त्वरित गति से, तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए और चीन की चालाकी का, चालबाजी का इंतजार न करते हुए हमें तेज गति से उसके काउंटर करने की सारे मेजर्स को अपना लेना। अंशु। बिल्कुल, सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, आपका क्या कहना है, क्योंकि चीन की चालाकी साफ तौर पर देखी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार वो बढ़ाते जा रहे हैं, आपके दृष्टिकोण से कितना खतरनाक हो सकता है? मैं पहले हुए किसी समझौते की चर्चा ना करते हुए तत्काल की परिस्थितियों पर आऊंगा, क्योंकि पहले की बारे में हम अभी प्रकाश डाला जा चुका है। मौजूदा स्थिति में चीन जो है वो वियतनाम के साथ भी लड़ झगड़ चुका है, भारत के साथ भी उसका सीमा विवाद है, नेपाल में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आसपास के जितने भी देश हैं उन सभी से चीन का तालमेल नहीं बैठ रहा है। बात करें ताइवान की, सबसे ज्यादा खतरा अगर ताइवान को है चीन से। अब वहां चीन देखता है कि यहाँ अमेरिका का हस्तक्षेप है। भारत में भी स्थितियां अभी अनुकूल हैं, लेकिन सरकार को चीन के मामले में थोड़ा संजीदा ज्यादा हो जाने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि चीन का साम्राज्यवादी रवैया भारत सरकार को कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। चाहे हम पुल बनाने की बात करें या भूटान में निर्माण को लेकर बात करें, भाई जो चीन अपने देश के लोगों के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता, जो जिनपिंग अपने देश के लोगों के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता, वो भारत के प्रति कैसा ईमानदार होगा। हम देख चुके हैं कि चीन में कैसे जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर लोगों को वहां के मेटल के बक्सों में कैद किया गया, मात्र कोरोना के खौफ के चलते। और चीन दुनिया में जासूसों का कैसा जाल बुन रहा है, ब्रिटेन के सांसद के सामने आने के बाद ये भी स्पष्ट हो चुका है। अब चीन पर कहीं ना कहीं एक नकेल कसे जाने की जरूरत है, क्योंकि चीन खरबों रुपए खर्च कर रहा है दुनिया के नेताओं की जासूसी कराने के लिए। अब चीन ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि चीन ये बात बेहद अच्छी तरह से समझ चुका है कि जो अगला युद्ध है वो जरूरी नहीं कि सैनिकों के मोर्चे पर ही लड़ा जाए, युद्ध मैदान कोई भी हो सकता है। यहाँ चीन आर्थिक मोर्चे पर भी युद्ध लड़ने पर आमादा है
वो अपना एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहा है और भारत में एक्सपोर्ट चीन का बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जरूरत हमें इस बात की है, जैसे कि अभी हमने कुछ दिनों पहले डंपिंग शुल्क बढ़ाया कुछ विशेष चीजों पर, हमें डंपिंग शुल्क को लेकर भी ध्यान रखना होगा और चीन से चल रही इंपोर्ट को कहीं ना कहीं कम करना होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जैसे श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल हुई, ये पूरी दुनिया आर्थिक मोर्चे पर चल रही है। परमाणु शक्ति संपन्न जो प्रमुख राष्ट्र हैं, उनकी आपस में उलझने की संभावनाएं बेहद कम है और वो देश अच्छी तरह से जानते हैं कि आपस में उलझने का मतलब विनाश को निमंत्रण देना है। इससे बेहतर होगा कि सामने वाले जो शत्रु देश हैं उन्हें आर्थिक मोर्चे पर पटखनी खिलाई जाए, क्योंकि हम देख चुके हैं कि भूटान में 166 बिल्डिंग्स रोड पर चीन ने जो निर्माण कार्य किया उसकी तस्वीरें भी हमारे सामने आ चुकी हैं और सेना प्रमुख नरवणे चीन को चेता भी चुके हैं, कई बार चेता चुके हैं। बावजूद इसके अगर चीन के समझ में नहीं आ रहा है तो सरकार को कहीं ना कहीं ठोस पहल करने की जरूरत है, लेकिन अभी तक हमें इंतजार है। सरकार की तरफ से कोई खास बयान इस मामले में नहीं आया है। अंशुल, बिल्कुल अभिषेक जी, उत्तरी और दक्षिण तटों की अगर बात करें तो वहां पर ये पुल बन रहा है। अब पेंगोंग जो झील है, पेंगोंग झील है, वहां पर इस तरीके का निर्माण किया जा रहा है। अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाए तो गलवान घाटी में भी इस तरीके की हरकत पहले हो चुकी है। देखिए, ऐसा है कि अगर हम चीन की बात करें तो उनका एक मामले में तो आप कोई दुनिया में कोई उनका सानी नहीं है, तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करना, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश से लगे हुए क्षेत्रों में कर रहे हो, वो भूटान के जो ट्राई जंक्शन है वहां पे कर रहे हो, चाहे वो उत्तराखंड में कर रहे हो, गलवान में कर रहे हो, पेंगोंग लेक क्षेत्र में कर रहे हो, बहुत तेजी से करते हैं क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास लोग हैं और उनके पास उस तरह के रिसोर्सेज हैं। तो उसमें मुकाबले में शायद हम थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि जो हमारा वाला एरिया है, विशेष तौर पर लद्दाख का जो एरिया है, जो लद्दाख का टेरेन है, वो हम वहां भी उतना तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर पाए। अगर इसके उलट हम चाइना की बात करें तो चाइना ने तिब्बत तक ट्रेन भी पहुंचा दी है, ढेर सारे वहां पर हवाई अड्डे भी बना दिए हैं और वो उनकी संख्या बढ़ाता जा रहा है और वहां पर वो अच्छे किस्म के हाईवे का भी निर्माण कर रहा है। तो हमें आवश्यकता इस समय इस बात की है कि अब हमको भी फोकस बहुत तेजी से करना होगा, यानी अब जो हम जिस तरीके से वहां पर निर्माण कर रहे हैं उसकी हम ना सिर्फ हमें गति बढ़ाना पड़ेगी बल्कि ये भी समझना पड़ेगा कि अब हमें निर्माण में अपना जो फोकस है वो भी तेज गति से बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ मैं एक चीज और बताता हूँ, क्या ये भी हो सकता है कि चाइना का ये लॉन्ग टर्म प्लान हो कि जब वो भविष्य में कभी ताइवान पे अटैक करे तो उस दौरान भारत को गलवान एरिया में, तिब्बत वाले एरिया में या लद्दाख वाले एरिया में सीमित रखा जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगले 1-1.5 साल में शायद ताइवान पे अटैक होना तय है और उस दौरान चाइना को जो सबसे ज्यादा खतरा है वो इस क्षेत्र में है भारत से, कि भारत उन पे निश्चित तौर पर अटैक कर सकता है। मतलब भारत उस समय काउंटर कर सकता, भारत को काउंटर करने के लिए वो निश्चित तौर पर अभी से ये पॉलिसियां बना रहे हैं कि भारत की सेना को उलझा दें 1-2 मोर्चों पर, 1-2 जगह जिसमें वो उस समय इमरजेंसी में वहां साथ न दे पाए। दूसरा, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और दूसरे जो उसके सहयोगी हैं साउथ चाइना सी में, विशेष तौर पर जहां पर अमेरिका के अड्डे हैं जैसे फिलीपींस, तो वहां भी वो पहले से विवाद करके और पहले से ही वहां के जो तटवर्ती देश हैं उनको दबा के एग्रेसिव नीति से अभी से प्रेशर में रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो इस तरह की कोई काम करें तो शायद वो देश अमेरिका का या दूसरों का सहयोग ना दे पाए। तो मुझे लगता है इस हरकतों को न सिर्फ उस क्षेत्र के संदर्भ में यानी गलवान और पेंगोंग लेक क्षेत्र के संदर्भ में, बल्कि उसकी भविष्य की पॉलिसी, बृहद पॉलिसी और उनके और क्या क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो सकते हैं भविष्य के हिसाब से, उसमें सोचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, चाइना जो प्लान बनाता है, जिस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करता है, वो ना सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म में तो कई बार वो उनकी पॉलिसी लोगों को समझ में ही नहीं आती, वो होते हैं बहुत लॉन्ग टर्म के। तो दोनों स्तर पे हालांकि हमारी सेना, रणनीतिकार, विशेषज्ञ सभी बहुत एक्सपीरियंस हैं और वो चीजों को समझ रहे हैं और वो उसका काउंटर करने के लिए कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस चीज पर अब 100 पर सोचने के लिए विशेष तौर पर जो हमारा क्वाड
कंट्री का समूह है, उन्हें अब आगे आना चाहिए। और अब मुझे लगता है ऐसा टाइम आ गया है कि चाइना की हरकतों का वेट न करते। अब जैसे चाइना ने श्रीलंका की लगभग ऑलमोस्ट उनके भी जो उनकी हालत थी कर्ज लिया हुआ था, तो चाइना ने श्रीलंका ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इसको बढ़ा दीजिए कुछ समय के लिए, तो वो भी नहीं माना उनने। यानी अब मुझे लगता है कि लगभग चाइना का कुछ क्षेत्र निश्चित तौर पे मतलब श्रीलंका के कुछ क्षेत्र निश्चित तौर पर चाइना के कब्जे में जाने ही वाला है, और जिससे भारत को वहां भी तकलीफ होगी। तो और लगे हुए क्षेत्र जैसे म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव है, पाकिस्तान तो खैर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जहां हम कर सकते हैं, मुझे लगता है अब भारत को भी इस बारे में बहुत वृहद योजना बनाने की, बहुत बड़े स्तर पर लॉन्ग टाइम विजन के साथ काम करने की आवश्यकता है। अदरवाइज इनकी जो चालबाजियां हैं, ये छोटी छोटी चीजों में क्या हो रहा है कि भारतीय सेना और भारतीय जो रणनीतिकार हैं वो इनका ध्यान इस तरफ डालता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ अभी तत्कालिक उसकी इंटरेस्ट हो, लॉन्ग टर्म कुछ और हो। तो जैसा वो पहले भी साबित कर चुके हैं, कई बार जब वो बड़ा काम करने वाले होते हैं, कुछ ऐसा काम करने वाले होते हैं, तो उसके पहले वो कुछ छोटी घटनाएं ऐसी करके लोगों का ध्यान या देशों का ध्यान वहां आकर्षित कर देते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है इसको भी समझने की बहुत आवश्यकता है वृहद तौर पर। और चाइना का जो रिकॉर्ड है वो धोखेबाजी, चालबाजी बिल्कुल और एग्रेसिव नीति, साम्राज्यवादी नीति, जमीन की भूख से भरा पड़ा है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसके साथ किसी भी तरह की रियायत करने की या उसके किसी चालाकी का वेट करने की जरूरत है। अब मुझे लगता है खुद प्रोएक्टिव होके आगे बढ़ के उसकी चीजों को काउंटर, और भविष्य में वो क्या क्या कर सकता है उसका भी काउंटर करने के लिए बहुत देशों को फिलहाल मुझे लगता है तेजी से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। सौरभ जी, अगर बात अभिषेक जी की समझ ली जाए तो कहीं ना कहीं उकसाने वाले कदम जो है वो लगातार चीन उठाता रहता है। मतलब जब भी कोई वार्ता ऐसी होती है, चाहे शांति वार्ता हो या अभी जो 13वें और 14वें दौर की वार्ता है सीमा को लेकर, उसके पहले कुछ ना कुछ चीन जो है वो ऐसी हरकत कर देता है कि उससे उकसाने वाले जिसको कदम हम कह सकते हैं। तो शांति वार्ता के बीच में इस तरीके की हरकत करना फिर से ये उकसाने वाले कदम है, तो क्या इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है? अंशु, दरअसल चीन एक गलतफहमी चाल बैठा है। ताइवान और भूटान और नेपाल और म्यांमार जैसे देशों के आसपास होने के कारण उसे ये लगता है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका से उसे लगातार चुनौती मिल रही है और भारत की जो भूमिका है वो बड़ी सीधी और सरल है। भारत निष्पक्ष है, भारत तटस्थ है, भारत शांति चाहता है। और अमेरिका और चीन के बीच हम नोकझोंक और टकराव की स्थिति देख चुके हैं। वहां एक चीज और गौर करने वाली है कि चीन से रशिया के संबंध बहुत अच्छे और बुरे नहीं है। नॉर्मल संबंध जिसे हम कह सकते हैं कि चीन से रशिया के हैं, लेकिन चीन उन्हें बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता है। लेकिन भारत से रशिया के संबंध मजबूत हैं। बिल्कुल, कुछ डीलिंग्स जिस तरह की अभी हाल ही में हुई उससे ये बात प्रदर्शित हो चुकी है। अब भारत पर प्रभाव बना पाना चीन के बस की बात नहीं है और चीन अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। आसपास उसकी स्थिति ये है कि वो आसपास दबदबा कायम करना चाहता है और भारत ही एक ऐसा देश है जिसके कारण उसे चुनौती मिल रही है और वो अपना दबदबा कायम नहीं कर पा रहा। क्योंकि अब ताइवान पर अगर चाइना दबदबा कायम करने की कोशिश करेगा तो वहां अमेरिका और जापान तैयार बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में ध्यान भंग करने के लिए मौलिक समस्याओं से चीन नई नई पैंतरेबाजी करता है और दुनिया के गरीब मुल्कों में कर्ज बांटता है। नेपाल में चीन का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सड़कों पर वहां के आम लोग उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चाइना के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और यहां तक कि वहां आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि नेपाल के अंदरूनी धार्मिक मामलों में भी चाइना ने दखल देना शुरू कर दिया है। अब चाइना केवल भारत के लिए या केवल वियतनाम के लिए या केवल नेपाल के लिए खतरा नहीं है, चाइना पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, जो आविष्कार चाइना कर रहा है विज्ञान की दुनिया में, मानवता को दहला देने वाले आविष्कार, इनसे संभव है कि आने वाले समय में मानवता भी खतरे में पड़ जाए। ऐसे आविष्कारों को तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। अब
चूंकि भारत के अलावा पूरी दुनिया इससे प्रभावित है, इसलिए पूरी दुनिया को इस तरफ पहल करनी चाहिए और कोई ठोस पहल करनी चाहिए। अंशुल, बिल्कुल अभिषेक जी, चीन की अगर बात की जाए, चालाकियों पर हमने बात कर ली, भारत का क्या कदम होना चाहिए इसके ऊपर बात कर ली, लेकिन अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, अगर उसके ऊपर बात करें तो चीन का जो पुल जो निर्माण यहाँ पर कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगातार बढ़ाते जा रहा है, वो भारतीय जो सीमा रेखा है उससे एकदम करीब है। अब मान लीजिए अगर ये अपना जो निर्माण कार्य है वो पूरा कर लेता है तो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा खतरा तो यही साबित होगा कि जो पीएलए है उसकी अप्रोच बहुत सीधी हो जाएगी, और विशेष तौर पर दो क्षेत्र हैं जो चाइनीज क्षेत्र में है, खुरनक और रुडोक। तो यहाँ की उस पर्टिकुलर पुल से दूरी अभी लगभग पुल के बनने से पहले उन दोनों क्षेत्र के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर, जो घट के 40-50 किलोमीटर के आसपास आने वाली है। तीसरी चीज, सेना की जब तेजी से पहुंच होगी, सेना के वाहन की पहुंच होगी, तो उससे उनको एक एज भी प्राप्त हो सकती है, एक बढ़त प्राप्त हो सकती है, क्योंकि उस ऐसे क्षेत्र में जहां बहुत पहाड़ हैं, टेरेन बहुत खराब है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तेज गति से बनाना और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सेना के हिसाब से बहुत रणनीतिक तौर पर लाभ देगा। तो ये तो हुआ एक पार्ट जो कि निश्चित तौर पर भारत को काउंटर करने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे लगता है दूसरा मोर्चा भी उसको भी समझने की आवश्यकता है। वो मोर्चा है आर्थिक वाला। वो क्या रहा है कि आपको अगर याद हो, पिछले 2-3 साल से भारत में लगातार चाइनीज सामान का विरोध चल रहा है, लगातार हमने विरोध किया है चाइनीज गुड्स का। लेकिन अगर आप अभी के आंकड़े देखें जो चाइना ने अभी दिसंबर में जारी किए, उनका फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो जनवरी से दिसंबर के बीच में, उन्होंने जो साल आंकड़े जारी किए हैं अभी, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत और चीन का व्यापार बढ़ गया है और ये $128 मिलियन हो गया है, जिसमें $100 मिलियन तो चाइना का है, मतलब भारत का व्यापार बहुत कम है। तो हमारा जो बहिष्कार है, जो हमने दिवाली के समय किया या और हम कर रहे हैं, वो बहिष्कार उतना मुझे लग नहीं रहा है कि शायद उतना इंप्रेसिव तरीके से काम कर रहा है। तो वहां उस मोर्चे में भी मुझे लगता है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है। साथ में हम जो सामान वहां से बहुत बड़ी संख्या में ले रहे हैं उसके अल्टरनेट तैयार करने की, अल्टरनेट सामान मंगाने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जब तक हम आर्थिक तौर पर किसी देश को थोड़ा सा सदमा नहीं देंगे तब तक बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर व्यापार चल रहा है, वो हमसे कमा रहा है और उससे ही संसाधन पैदा करके हम पे अटैक कर रहा है या हमको एग्रेसिव नीति दिखा रहा है, मुझे लगता है उस मोर्चे पे भी बहुत गंभीरता से सरकार को, लोगों को, इवन देश के निवासियों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी इस बारे में सोचें। क्योंकि सारे कुछ होने के बाद भी चाइनीज मोबाइल भारी मात्रा में बिक ही रहे हैं हमारे यहाँ, कुछ जरूर थोड़ा बहुत दिवाली के समय किया गया। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजों में बहुत ज्यादा इस समय बैलेंस करते हुए आगे बढ़ने की, सोचने की, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो हर हाल में अब हमें बहुत तेजी से डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारी पिछली सरकारों की कुछ नीतियां रही हैं कि हम चाइनीज खतरे की वजह से हमने बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए कि अगर हम वहां नहीं पहुंचेंगे तो वो भी नहीं आ पाएंगे, तो वो सब नीतियों की भी कमजोरियां जाहिर हो चुकी हैं, तो वो गलत नीतियां। अगर हमने बॉर्डर तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बना लिए होते तो आज हम शायद और बेहतर स्थिति में होते। तो थोड़ा सा वहां भी गड़बड़ हुआ है, लेकिन अब जो हुआ है उसे छोड़ के हमें काउंटर करने के लिए जो सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसी मिरर डिप्लॉयमेंट, मिरर नीति अपनाई है दोनों जवाब देने की, उसी तरह की मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेज गति से निर्माण की मिरर नीति अपनाने की आवश्यकता है और उनको आर्थिक तौर पर भी निश्चित तौर पर तकलीफ देने की जब तक हम सफल नहीं होंगे तब तक मुझे लगता है चाइनीज जो इकोनॉमी है और चाइना को रोक पाना इतना आसान नहीं होगा। तो उसके लिए क्वाड देश को न सिर्फ साथ में आना पड़ेगा बल्कि जो जापान है उसका भी हमें सहयोग लगेगा और रूस का भी सहयोग लगेगा। इसके साथ साथ यूएनओ अगर हमें सहयोग दे पाया तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह से हम निश्चित तौर पर चाइना को रोकने में शायद सफल हों, अदरवाइज उनकी एग्रेसिव जो नीतियां हैं वो आगे आने वाले किसी बड़े संघर्ष में कन्वर्ट हो सकती है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने ही यहाँ पर दी है। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो हम यहाँ बात कर रहे थे उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़ने के लिए चीन जो है वो एक पुल बना रहा है, उसकी चालाकी लगातार सामने आ रही है। भारत इसका किस तरीके से सामना करता है इसके ऊपर भी बात की। लेकिन अगर देखा जाए चीन का जो पुल है वो सीमा रेखा से एकदम करीब है। अंतरिक्ष फर्म मैक्सेट टेक्नोलॉजीज ने इसकी तस्वीरें जो जारी की है और ये जो पुल बन रहा है
वो 315 मीटर लंबा है। चीन ने इससे पहले गलवान इलाके में भी ऐसी ही हरकत की थी और कैलाश की जो चोटियां हैं वो भारत को कब्जे से रोकना चीन का मकसद बताया जा रहा है। अब भारत इसमें क्या कुछ आगे करेगा और इसकी चालाकी पर किस तरीके से भारत रिएक्ट करता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।